हेलो दोस्तों, आर ओ के इस फ्री कोर्स में आपका स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस कोर्स से एक एक वीडियो को देख के अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो इस फ्री कोर्स के अंतर्गत हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष को पहले ही ख़त्म कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको भी देखिए। और अभी वर्तमान में हम लोग भारत के भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने कल की वीडियो में भारत की जलवायु का पहला पार्ट खत्म किया था और उसमें हम लोगों ने दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में पढ़ा था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी भारत की जलवायु वाले दूसरे पार्ट को पढ़ेंगे। मतलब वहीं दक्षिण पश्चिम मानसून खत्म हो गया था, उसके बाद हम लोग अब जो इसके आगे पश्चिमी विक्षोभ है, उत्तर पूर्वी जो मानसून है, उनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप में से बहुत से लोग मैसेज करते हैं कि उन्हें एक अच्छी टेस्ट सीरीज चाहिए। तो इंटेलेक्टो ने ऑलरेडी आर ओ 2023 के लिए टेस्ट सीरीज को लॉन्च कर दिया है। और इस टेस्ट सीरीज में आपको मिलना क्या क्या है ये देखिए पहले। तो यहाँ पर आपको क्या 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, बिल्कुल आयोग के नवीनतम पैटर्न पर, ठीक है। और इसमें आपको 140 क्वेश्चन जीएस के और 60 क्वेश्चन हिंदी के, जैसे कि आयोग का पैटर्न होता है, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें क्या हम लोग फ्री दे रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज के साथ आपको प्रत्येक माह से 150 करंट अफेयर्स प्रश्न निशुल्क दिए जाएंगे, ठीक है। 150 क्वेश्चन प्रति माह होंगे ये, ऐसा नहीं कि 12 महीनों के 150, ये प्रत्येक माह से 150 होंगे। और 12 महीनों के आपको लगभग 1800 प्रश्न करंट अफेयर्स के भी इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप 8630246905 पर कॉल या व्हाट्सएप करके संपर्क कीजिए। और फीस है सिर्फ 349 रुपये। अच्छा, जो टेस्ट है वो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आयोजित कराया जाता है, ठीक है। उसमें आपको प्रॉपर पीडीएफ फॉर्मेट पे पूरा टेस्ट सीरीज मिलेगी, ठीक है। तो फीस 349, नंबर आपको बता दिया है। 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, साथ में 1800 क्वेश्चन, ये टोटली फ्री हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स के। तो करंट अफेयर्स की पूरी तैयारी हो जाएगी आपकी। 1800 क्वेश्चन बहुत होते हैं, ठीक है। और 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, बहुत ही विस्तृत इनकी व्याख्या है, बढ़िया एकदम बिल्कुल। तो आप इसको जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। प्रैक्टिस से ही आपका सिलेक्शन होना है। आप चाहे कितनी भी क्लास देख लें या फिर कितनी भी किताबें या फिर नोट्स पढ़ लें, अगर आपने अपनी क्षमता का आकलन नहीं किया, और क्षमता का आकलन कैसे होगा, टेस्ट सीरीज के माध्यम से, तो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। नहीं तो आप समझ लीजिए फिर आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल वहाँ पर होने वाली है। कहाँ पर? परीक्षा हॉल में। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग बात कर रहे थे दक्षिण पश्चिम मानसून की, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि भारत में जो वर्षा होती है वो दोनों ऋतुओं में होती है, चाहे ग्रीष्म ऋतु हो या फिर शीत ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा हो रही थी उसका कारण क्या था? उसका कारण था दक्षिण पश्चिम मानसून। और ये दो शाखाओं से आता था। कहाँ कहाँ से? एक अरब सागर की शाखा और दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोगों ने कंप्लीट अध्ययन कर लिया था। अब देखो क्या है कि आपने देखा होगा कि मानसून आने के पहले कुछ दिनों खूब वर्षा होती है, ठीक है। आपने इस चीज़ को गौर भी किया होगा, अगर नहीं किया है तो अभी आप थोड़ा सा क्या बोलते हैं, थोड़ा सा पीछे जाके सोचिए। जब मानसून, जैसे मानसून 1 जून को आता है, दक्षिण पश्चिम जो मानसून है वो कब आता है? 1 जून के करीब, ठीक है। और यहाँ अपने यहाँ की अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में, लगभग ये 15 जून के समथिंग पहुँचता है। लेकिन आपने देखा होगा कि 1 जून से पहले भी बहुत सी जगहों पर आप पेपर पढ़ते होंगे, ठीक है, या फिर न्यूज़ वगैरह देखते होंगे, तो आप देखते होंगे कि मानसून से पहले भी आपको बहुत से क्षेत्रों में वर्षा देखने को मिलती है। तो उसी वर्षा की आज हम लोग थोड़ा सा चर्चा यहाँ पर स्टार्टिंग में कर लेते हैं, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ग्रीष्म ऋतु में होने वाली विशेष वर्षा, और ये ऐसी विशेष वर्षा है इसका दक्षिण पश्चिम मानसून से कोई संबंध नहीं है। तो ये चीज़ आप याद रखना, क्योंकि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो जून महीने में आता है और ये जो वर्षा है ये मई महीने में होती है। तो मई महीने में कहाँ कहाँ पर होती है? केरल,
तमिलनाडु, कर्नाटक में वर्षा होती है जिसे मानसून फुहार कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मानसून फुहार। इसको केरल में आम्र वर्षा, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम पूछा जाता है विभिन्न राज्यों के अंतर्गत। ठीक है, तो केरल में इस वर्षा को कहते हैं आम्र वर्षा या फिर फूलों वाली वर्षा। कर्नाटक में इसे बोलते हैं कॉफी वर्षा या फिर चेरी ब्लॉसम। और ये जो ये वर्षा है ये आम की फसल के लिए अत्यंत लाभकारी होती है, इसीलिए इसे आम्र वर्षा कहा जाता है। ठीक है, और मई के महीने में बंगाल में भी बहुत अधिक वर्षा होती है जिसे काल वैसाखी कहते हैं। तो देखो, वर्षा तो ये उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ कोई इसका एक विशिष्ट नाम नहीं है। विशिष्ट नाम कहाँ कहाँ पर है? एक केरल में, ठीक है, और एक कर्नाटक में। ठीक है, बाद बाकी ये तमिलनाडु में भी होती है। केरल में इसे आम्र वर्षा या फिर फूलों वाली वर्षा कहते हैं, और कर्नाटक में इसे क्या कहते हैं? कर्नाटक में इसे बोलते हैं कॉफी वर्षा या फिर चेरी ब्लॉसम। ये नाम आप याद रखना। और बंगाल में जो बहुत तेज वर्षा जो मई के महीने में होती है उसे कहते हैं काल वैसाखी। ठीक है, तो ये आप याद रखना। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन युग्म सुमेलन के रूप में पूछा जाता रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले पश्चिमी विक्षोभ की। देखो, जो ग्रीष्म ऋतु में वर्षा हो रही थी उसका कारण था क्या? दक्षिण पश्चिम मानसून। और भारत में जो शीत ऋतु में वर्षा होती है उसके दो कारण होते हैं। एक होता है ये पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो होता है क्या? उत्तर पूर्वी मानसून। तो सबसे पहले हम लोग आज बात करते हैं किसकी? पश्चिमी विक्षोभ की। पश्चिमी विक्षोभ इंग्लिश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ये आपको लिखा हुआ बहुत बार मिल जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहले इस पश्चिमी विक्षोभ के अगर हम उद्गम की बात करें तो ये देखो आपके सामने मैंने एक इमेज लगाई हुई है, और ये जो रास्ता है आपको दिखाई पड़ रहा है, इसी रास्ते से चल के इसी तरीके से ये पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करता है। तो इसका जो उद्गम है वो है मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर में ये पश्चिमी विक्षोभ का उद्गम होता है, और ये एक शीतोष्ण चक्रवात है। शीतोष्ण चक्रवात क्योंकि चक्रवाती हवाओं के द्वारा यह भारत में लाया जाता है, और ये जो चक्रवात है वो आप देखिए शीतोष्ण पेटी में बह रहा है। शीतोष्ण जो क्षेत्र है वो आप समझ गए होंगे, जो ग्लोब पर इस तरीके का ये उष्ण कटिबंध होता है, तो ये जो विभिन्न क्षेत्र होता है इनको पेटी भी कहते हैं। ठीक है, तो वही शब्द मैंने यूज किया, आप कंफ्यूज मत हो जाना। ये जो पश्चिमी विक्षोभ है ये शीतोष्ण चक्रवात है, और इसका उद्गम कहाँ पर हो रहा है? यहाँ पर देखिए भूमध्य सागर में, और फिर ये ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान होते हुए भारत के उस कहाँ पर उत्तर और पश्चिम में प्रवेश कर रहा है। तो वही चीज यहाँ पर लिखी है, पश्चिमी विक्षोभ एक शीतोष्ण चक्रवात है जिसका उद्गम भूमध्य सागर के ऊपर होता है। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि जो पश्चिमी विक्षोभ है उसका उद्गम कहाँ होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि पश्चिमी विक्षोभ का उद्गम होता है भूमध्य सागर के ऊपर, और यह जेट धाराओं द्वारा भारत में लाया जाता है। ठीक है, फिर ये जो यहाँ भूमध्य सागर के ऊपर जब इसका उद्गम होता है, फिर यहाँ से जो जेट धाराएं पूर्व की ओर चल रही हैं उन्हीं के द्वारा ये जो शीतोष्ण चक्रवात है वो भारत में लाया जाता है। बाद बाकी ये आप देख ही रहे हैं किस तरीके से आ रहा है। अच्छा, शीतकाल में रात्रि के तापमान में वृद्धि इन विक्षोभों के आने का पूर्व संकेत माना जाता है, पूर्व संकेत। ठीक है, तो शीतकाल की रात्रि में जब अचानक से तापमान में वृद्धि होती है तो पता चल जाता है कि पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है। और ये जो कथन आप देख रहे हैं कि शीतकाल में रात्रि के तापमान में वृद्धि इन विक्षोभों के आने का पूर्व संकेत है, ये यूपीएससी पूछ चुका है। ठीक है, तो इसको भी आप थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। उसके बाद यह मुख्य रूप से भारत के शीत ऋतु में पश्चिमोत्तर भाग में वर्षा करता है। तो देखो, इसका दक्षिण भारत से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये जो प्रवेश पाकिस्तान के बाद आप देख रहे हैं तो ये भारत के पश्चिमोत्तर भाग में ही प्रवेश करता है, और वहीं पर
इसके द्वारा वर्षा कराई जाती है। तो इससे जो होने वाली वर्षा है वो हिमालयी राज्यों में कैसे होती है, हिमपात के रूप में, ठीक है, हिमालयी राज्यों में हिमपात के रूप में होती है। और जो मैदानी थोड़े से राज्य आ जाते हैं उनमें पंजाब, हरियाणा और दिल्ली है, तो इसमें वर्षा जो होती है वो जल के रूप में होती है। तो जो हिमालयी राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है वो कैसी होती है, वो होती है हिमपात के रूप में, ठीक है। और जो कौन से राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, इनमें पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा जल के रूप में वर्षा होती है। बाद बाकी पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा जो वर्षा होती है वो रबी की फसलों के लिए और सेब की खेती के लिए बहुत ही लाभकारी होती है, ये भी चीज पूछी गई है। तो पश्चिमी विक्षोभ से जो होने वाली वर्षा है वो रबी की फसलें कौन कौन सी होती हैं, अभी जब हम लोग भारतीय कृषि को पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी सिर्फ इतना समझिए कि जो रबी की फसलें होती हैं उनमें मुख्य जो फसल होती है वो होती है किसकी, गेहूं की। तो गेहूं के संदर्भ में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप अभी इतना देखिए कि जो पश्चिमी विक्षोभ है वो रबी की फसल और मुख्यतः गेहूं की खेती के लिए बहुत ही लाभकारी है, साथ में ये सेब की फसल के लिए भी वर्षा लाभकारी होती है। तो ये बात हो गई टोटल पश्चिमी विक्षोभ की, इसको हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो पश्चिमी विक्षोभ की बात करें तो ये कहाँ से उद्गम हो रहा है, इसका भूमध्य सागर से, और फिर ये भारत के पश्चिमोत्तर भाग में प्रवेश कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हिमालयी राज्य हैं कुछ, जैसे कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो वहाँ पर जो ये पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा वर्षा होती है वो होती है हिमपात के रूप में। बाद बाकी जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली वगैरह राज्य हैं उनमें वर्षा होती है जल के रूप में, ठीक है। और ये जो पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होने वाली वर्षा है ये रबी की फसल के लिए मुख्यतः गेहूं और सेब की खेती के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। बाद बाकी ये जो पश्चिमी विक्षोभ है वो भारत में जेट धाराओं के द्वारा बहाकर लाया जाता है, और जब रात्रि के तापमान में वृद्धि हो जाए तो वो क्या, पश्चिमी विक्षोभ के आने का पूर्व संकेत होता है, ठीक है। तो ये बात हो गई पूरी पश्चिमी विक्षोभ की। अब बात करते हैं हम लोग उत्तर पूर्वी मानसून की, जो देखिए इस तरीके से स्थल खंड से प्रवाहित होके ये आ रहा है, आपको सारी चीजें यहाँ पर दिख रही हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखने वाली जो बात है वो ये है कि जो उत्तर पूर्वी मानसून है वो स्थल खंड से प्रवाहित होके आ रहा है, ठीक है। अब जो मानसूनी हवाएं स्थल खंड से प्रवाहित होके आती हैं तो उनमें नमी तो होगी नहीं, क्योंकि अभी हम जब लोग दक्षिण पश्चिम मानसून की बात कर रहे थे तो उनका उद्गम अरब सागर, ठीक है, बंगाल की खाड़ी की शाखा की तरफ से वो आते थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से वो लोग बहुत नमी लेके और खूब वर्षा करते थे। लेकिन उत्तर पूर्वी मानसून के संदर्भ में उल्टा है, क्योंकि ये भाई चल के आ रहा है कहाँ से, स्थल खंड से। तो उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं स्थल खंड से प्रवाहित होकर आती हैं, इनमें ज़्यादा नमी नहीं होती है। अब देखो स्थल खंड से प्रवाहित होकर आएंगी तो उनमें नमी तो होगी नहीं, ठीक है, तो ज़्यादा नमी नहीं होती है। लेकिन तो फिर क्या होता है, अब देखो इनका आप क्रम देखिए किस तरीके से यहाँ पर आ रही हैं, लेकिन फिर जब ये बंगाल की खाड़ी की तरफ आती हैं तो इनमें ये नमी की अच्छी खासी मात्रा हो जाती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से ये मानसूनी हवाएं नमी को एकत्रित कर लेती हैं। तो वही बात यहाँ पर लिखी है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरने के दौरान इनमें नमी आ जाती है, जिससे शीत ऋतु में कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। तो जो ये उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं हैं ये देखो इस तरीके से चलते हुए आती हैं और कोई बहुत विशेष वर्षा कहीं पर नहीं करती हैं, लेकिन जब ये बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती हैं तो ये बंगाल की खाड़ी से नमी को ग्रहण कर लेती हैं और फिर इस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे कोरोमंडल तट है ये, ठीक है। जब हम लोग भारत के तटीय मैदानों को पढ़ रहे थे तब आपको पता होना चाहिए कि ये है कोरोमंडल तट, और यहीं पर इन उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाओं द्वारा वर्षा कराई जाती है। और ये वर्षा कब हो रही है, तो ये ध्यान रखना, ये वर्षा हो रही है शीत ऋतु में। और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शीत ऋतु में कोरोमंडल तट पर किस मानसूनी हवाओं के द्वारा वर्षा कराई जाती है।
तो इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं स्थल खंड से प्रवाहित होकर आती हैं, इसीलिए इनमें नमी नहीं होती है, लेकिन जब ये बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती हैं तो बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण करके कोरोमंडल तट पर वर्षा कराती हैं। और कब कराती हैं? शीत ऋतु में। अब थोड़ा सा एक टर्मिनोलॉजी को समझते हैं, मानसून विच्छेद। तो मानसून अवधि के दौरान लगातार वर्षा होने के बाद कुछ सप्ताह के लिए वर्षा रुक जाती है, तो ऐसी स्थिति को मानसून विच्छेद कहते हैं। अपने यहाँ आपने देखा होगा कि जब मानसून के दौरान खूब वर्षा होती है और फिर ऐसा होता है कि 10-15 दिन बिल्कुल सूखा चला जाएगा, तो वही जो सूखा वाला जो एक समय होता है उसी को मानसून विच्छेद कहते हैं। ठीक है, अब देख लो भारत में वर्षा प्राप्ति के स्रोत, यानी कि किस मानसून से या फिर भारत में किन किन कारणों से वर्षा होती है। तो हम ये देखेंगे कि भारत किस स्रोत से कितनी वर्षा प्राप्त करता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से 74%। अब देखो एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है विभिन्न परीक्षाओं में कि भारत निम्नलिखित में से किस स्रोत से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, जो कि ग्रीष्म ऋतु में भारत में खूब वर्षा करता है। और ये कितनी होती है? भारत की कुल वर्षा का 74% दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होता है। फिर देखो दूसरा जो स्रोत है वो है प्रत्यावर्तित मानसूनी वर्षा। आपने देखा होगा कि जब मानसून 15 सितंबर के बाद से, यानी कि जो ये दक्षिण पश्चिम मानसून है, ये 15 सितंबर के बाद से भारतीय उपमहाद्वीप से लौटने लगता है, लेकिन फिर भी आपने न्यूज़ वगैरह में और बहुत जगहों पर देखा होगा कि फिर भी वहाँ पर वर्षा चल रही है। ठीक है, तो वो यही होता है प्रत्यावर्तित मानसून, यानी कि जो लौटता हुआ मानसून होता है, मानसून के लौटने के बाद का जो समय काल होता है उस दौरान जो वर्षा होती है तो वही होती है प्रत्यावर्तित मानसूनी वर्षा। और उससे भारत लगभग 13% अपनी कुल वर्षा का प्राप्त करता है। तो 74% हो गई दक्षिण पश्चिम मानसून से, 13% प्रत्यावर्तित मानसूनी वर्षा से, और फिर कुछ चक्रवाती वर्षा। भारत में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बहुत से चक्रवात उठते रहते हैं, तो उन चक्रवातों के कारण भी तटीय राज्यों में खूब वर्षा होती है, तो वो भारत की कुल वर्षा का 10% होती है। उसके बाद पश्चिमी विक्षोभ 3%। ठीक है, तो यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून 74%, प्रत्यावर्तित मानसूनी वर्षा 13%, चक्रवाती वर्षा 10% और पश्चिमी विक्षोभ 3%। तो ये है पूरा। बाद बाकी उत्तर पूर्वी मानसून से बस नाम मात्र की वर्षा शीत ऋतु में सिर्फ कोरोमंडल तट पर होती है। ठीक है, इसका कोई बहुत खास महत्व है नहीं। ठीक है, तो इसको आप बहुत अच्छी तरीके से देख लेना। उत्तर पूर्वी मानसून को देख लिया और आपने देख लिया पश्चिमी विक्षोभ को। बाद बाकी मानसूनी विच्छेद मतलब मानसून के दौरान एक समय काल ऐसा आता है जिसमें कि वर्षा कुछ दिनों के लिए रुक जाती है, तो उसी को मानसून विच्छेद कहते हैं। अब मानसून का निवर्तन। ठीक है, तो मतलब निवर्तन यानी कि मानसून की वापसी। तो 1 सितंबर से राजस्थान से प्रारंभ होता है। तो भारत में जो मानसून केरल के मालाबार तट से प्रवेश करता है और यह वापसी कहाँ से करता है? 1 सितंबर से राजस्थान से ये दक्षिण पश्चिम मानसून वापस होना प्रारंभ होता है। फिर 15 अक्टूबर से समस्त भारतीय उपमहाद्वीप से मानसून लौट चुका होता है। तो 15 अक्टूबर तक ये पूरी तरीके से लौट जाता है। मानसून के निवर्तन काल में सर्वाधिक वर्षा पूर्वी घाट के तटीय मैदानों में होती है। ठीक है, तो मानसून की जब वापसी हो रही होती है तो उस दौरान सर्वाधिक वर्षा होती है पूर्वी घाट पर। सबसे पहले तो अपने दिमाग में आप लोग यही चीज रख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मानसून के निवर्तन या फिर मानसून के वापसी वाले काल में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो वो होती है पूर्वी घाट में। अब क्यों होती है भाई? हर चीज का एक कारण होता है। तो ये इसलिए होती है क्योंकि लौटता मानसून बंगाल की खाड़ी से अत्यधिक नमी प्राप्त कर लेता है। तो पूर्वी घाट पर वर्षा इसलिए हो रही है क्योंकि पूर्वी घाट के आप जस्ट पास में देखेंगे, जैसे ये पूर्वी घाट है और ये बंगाल की खाड़ी है, तो जब मानसून इस तरीके से यहाँ से लौट रहा होता है तो वो क्या करता है
कि बंगाल की खाड़ी से अत्यधिक नमी प्राप्त कर लेता है और इसीलिए इस पूर्वी घाट पर खूब वर्षा करता है। दूसरा कारण क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर होने के साथ उत्तर पूर्वी मानसून का आगमन हो जाता है। अब देखो, एक तो दक्षिण पश्चिम मानसून लौट रहा है, तो वो बंगाल की खाड़ी से नमी प्राप्त करके यहाँ पर वर्षा करा रहा है। दूसरा, जैसे जिस काल में मान के चलिए 15 अक्टूबर को मानसून यहाँ से लौट रहा है और उसी 15 अक्टूबर के पास क्या होता है कि उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय हो जाता है, तो वो भी यहीं कोरोमंडल तट पर वर्षा करा रहा होता है। कोरोमंडल तट इसी थोड़े से हम देखें तो ये भी पूर्वी घाट के पास ही स्थित है। तो इस तरीके से पूर्वी घाट पर इन दो कारणों की वजह से लौटता हुआ मानसून खूब वर्षा करता है। एक तो लौटता हुआ मानसून बंगाल की खाड़ी से नमी प्राप्त करके वर्षा करा रहा है, दूसरा उत्तर पूर्वी मानसून भी इस समय सक्रिय हो जाता है, जो पूर्वी घाट पर वर्षा कराने का एक स्रोत है। ठीक है, तो दो चीजें यहाँ पर आपने देख ली। तो ये डेट भी आप थोड़ी सी याद रखना कि मानसून का जो निवर्तन होता है वो 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाता है और 15 अक्टूबर तक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप से मानसून लौट जाता है। ठीक है, और लौटता हुआ मानसून सर्वाधिक वर्षा करता है पूर्वी घाट में। इसका कारण आपने ये दोनों देख ही लिए। अब देखो, कुछ फैक्ट हैं, इनको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो भारतीय मौसम विज्ञान की परिभाषा के अनुसार 24 घंटे में 2.5 मिलीमीटर या उससे ऊपर वाले स्थान को वर्षा का दिन कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्षा का दिन किसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं भारत। और इसमें एक संदर्भ भी देके पूछता है कि भारतीय मौसम विज्ञान की परिभाषा के अनुसार, ऐसा नहीं कि कुछ भी, जो भारतीय मौसम विज्ञान ने परिभाषा दी है कि वर्षा का दिन किसे कहेंगे, तो ये आप लोग देखिए। और ये 2.5 मिलीमीटर या उससे ऊपर, ये याद रखना क्योंकि क्वेश्चन इसी के संदर्भ में बन के आएगा। तो 2.5 मिलीमीटर या उससे ऊपर वर्षा वाले स्थान को वर्षा का दिन कहा जाता है और 2.5 मिलीमीटर 24 घंटे के अंदर की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो 125 सेंटीमीटर। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो 125 सेंटीमीटर। उसके बाद भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लेह और यह भारत का सबसे शुष्क स्थल है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, यहीं पर शीत मरुस्थल भी पाया जाता है। उसके बाद समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ मानसूनी वर्षा घट जाती है। ये तो एक कॉन्सेप्चुअल चीज है, इसके बारे में हम लोग पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। आपने यहाँ पर देखा था दक्षिण पश्चिम मानसून वाले उसमें, तो दक्षिण पश्चिम मानसून में क्या हो रहा था कि जैसे ही जो समुद्र तट के पास वाले स्थान थे वहाँ तो खूब वर्षा हो रही थी, लेकिन जब ये मानसून अपने, जैसे ये दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी वाली शाखा थी, तो ये क्या हो रहा था, यहाँ केरल के मालाबार तट पर खूब वर्षा हो रही थी, लेकिन फिर उत्तर की ओर इसके द्वारा वर्षा कम होती चली जा रही थी, क्योंकि क्या था, समुद्र से दूरी बढ़ रही थी और हवाओं में नमी कम हो रही थी। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई। उसके बाद देखो, भारत में होने वाली वर्षा मुख्य रूप से भू आकृतियों द्वारा नियंत्रित होती है। ये भी एक कॉन्सेप्चुअल चीज है, भू आकृतियों से ही वर्षा नियंत्रित होती है। जैसे कि आपने देखा था कि अरावली दक्षिण पश्चिम मानसून के बंगाल की खाड़ी वाली शाखा के बिल्कुल पैरेलल में था, तो अरावली पर वर्षा नहीं हो रही थी। इससे ये बात प्रूफ हो जाती है कि भारत में होने वाली वर्षा भू आकृतियों द्वारा नियंत्रित होती है। बहुत बार ये क्वेश्चन कथन कारण में भी इसी तरीके से पूछ सकता है। उसके बाद भारत को उष्णकटिबंध और उपोष्णकटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा 18 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो भारत को उष्णकटिबंधीय, ठीक है, और उपोष्णकटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा 18 डिग्री सेल्सियस है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है, तो आप 18 डिग्री सेल्सियस को रट लीजिए। ठीक है, बाद बाकी उष्णकटिबंधीय क्या होते हैं, उपोष्णकटिबंध, ये तो सारी चीजें आपके दिमाग में ऑलरेडी होंगी। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं अल-नीनो और ला-नीनो के बारे में। तो ये दो क्या है, मौसम आधारित कुछ घटनाएं हैं जिनका कि
भारत की जलवायु पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इनके बारे में नहीं समझना है, बस इतना समझ लीजिए कि ये समुद्र तट अगर गर्म होता है तो अल-नीनो, ठीक है, और ठंडा होता है तो ला-नीनो। और ये समुद्र तट के गर्म और ठंडे होने की जो क्रिया है वो प्रशांत महासागर में पेरू और इक्वाडोर के पास में ये चलती रहती है। इससे भारत की जलवायु में प्रभाव ये पड़ता है कि अल-नीनो के कारण सूखे की स्थिति होती है और ला-नीनो के कारण अत्यधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो समुद्र का जल जब गर्म हो तो वो स्थिति अल-नीनो, और समुद्र के सतह का जल जब ठंडा हो जाए तो वो ला-नीनो। और इनका प्रभाव क्या पड़ेगा? अल-नीनो के कारण भारत में सूखे की स्थिति आती है और ला-नीना के कारण भारत में आती है अत्यधिक बारिश। ठीक है, इतनी चीज़ें समझनी थी। खैर, इससे क्वेश्चन आपको जहाँ तक है देखने को मिलेगा नहीं, तो बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए इसके बारे में। उसके बाद भारत में चक्रवात की बात कर लेते हैं। तो चक्रवातों से तो हमेशा भाई करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। बाद बाकी आप इतना समझ लो कि भारत में अरब सागर, और ये अरब सागर है आपका, ठीक है, और ये है बंगाल की खाड़ी, तो यहीं पर चक्रवात उठते हैं भारत में। ठीक है, और मुख्यतः अगर हम लोग बात करें तो भारत में बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा चक्रवात आते हैं। और चक्रवात होते क्या हैं? जो कम दबाव वाला क्षेत्र होता है, तो उस दबाव को, जहाँ पर कम वायुमंडलीय दबाव होता है, उस दबाव को पूरा करने के लिए हवाएं एक सर्कुलर मोशन में जब चलती हैं तो उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं हम लोग चक्रवात। तो चक्रवात कम वायुमंडलीय दबाव के चारों ओर गर्म हवाओं को तेज आंधी को कहा जाता है। ठीक है, तो कम वायुमंडलीय दबाव वाले क्षेत्र में जब हवाएं सर्कुलर रूप से चलती हैं तो उसी को चक्रवात कहते हैं। भारत में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। और भारत में आने वाले चक्रवात कैसे होते हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, क्योंकि भारत की जलवायु भी कैसी है? उष्णकटिबंधीय। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात ही यहाँ पर होते हैं। भारत में चक्रवात प्रायः बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं। बहुत ज़्यादा चक्रवात बंगाल की खाड़ी में। खैर, अरब सागर में भी हाल के दिनों में बहुत से चक्रवात देखने को मिले हैं, और यह पूर्व से पश्चिम की ओर गतिशील होते हैं। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर इस तरीके से, ऐसे ऐसे। तो पश्चिम की ओर गतिशील होने के पश्चात पूर्वी घाट पर्वत से टकराते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से ये हवाएं चल रही हैं, तो ऐसे ऐसे करके ये पूर्वी घाट पर्वत से टकराते हैं, और परिणाम स्वरूप पूर्वी तटीय मैदानों पर इन चक्रवातों के माध्यम से वर्षा होती है। ठीक है, चक्रवाती हवाएं जब बहुत गर्म हवाएं तेज चलती हैं तो वो भी बहुत सी नमी को अपने साथ एकत्रित करती हैं, और बड़ी वो तेज हवाएं जब पूर्वी घाट से टकराती हैं तो वहाँ पर वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्तरी मैदान में प्रयागराज और बनारस तक मानसून को प्रभावित करता है। तो ये जो चक्रवाती हवाएं हैं, ये अगर आप देखें तो प्रयागराज में भी और बनारस में भी इनके द्वारा कुछ कुछ वर्षा होती है। ठीक है, तो ये हो गए भारत में चक्रवात। इनसे भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, बस जो क्वेश्चन चक्रवातों से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो करंट के रूप में आएगा कि कौन किस चक्रवात का कौन सा नाम है, या फिर किस देश के द्वारा वो नाम दिया गया है। ये सारी चीज़ें चक्रवात के संदर्भ में ज़्यादा पूछी जाती हैं। बाद बाकी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पूछी जाती हैं, लेकिन वो आर में तो नहीं, यूपीपीसीएस में पूछी जा सकती हैं। तो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं आर की, तो इसकी ज़्यादा चर्चा हम लोग करेंगे नहीं। ठीक है, उसके बाद देखो मानसूनी संबंधी कुछ अनुसंधान है, इनसे भी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, बार बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है वो नई दिल्ली में है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 में। अच्छा, इसमें दो चीज़ें पूछी जाती हैं जब भी किसी अनुसंधान की बात आती है, अनुसंधान संस्थान की बात आती है, तो देखो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक, उनका मुख्यालय कहाँ पर है, यानी कि वो कहाँ अवस्थित हैं। दूसरा, किस वर्ष में उनकी स्थापना की गई थी। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली में स्थित है और 1875 में इसको स्थापित किया गया था। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान देखो कहाँ पर इसका मुख्यालय है, पुणे में, और इसका स्थापना जो वर्ष है वो है 1962। सुनामी वार्निंग सेंटर बहुत बार पूछा जा चुका है,
ये कहाँ पर है? ये है हैदराबाद में और इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। फिर देखो भारतीय विज्ञान संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान की बात करें तो ये बेंगलुरु में स्थित है और इसकी स्थापना 1909 में की गई थी। तो 4 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मानसून संबंधी अनुसंधान संस्थान है, इनके मुख्यालय भी आपने देखे और स्थापना वर्ष भी देखे। तो भाई इस तरीके से अपनी भारत का जो जलवायु वाला टॉपिक था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब आगे की वीडियो में हम लोग भारत की वनस्पति के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो फिर लगातार साथ बने रहिए और मेरे साथ साथ इन वीडियोस को देखिए। ऐसा मत करिए कि आप वीडियोस को छोड़ते हुए चले जाएं और फिर सोचें कि हम इकट्ठा एक साथ इनको करेंगे, तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। बहुत बड़ी वीडियो भी नहीं आती है, 30 से 40 मिनट की एक वीडियो तो आप डेली देख ही सकते हैं। तो लगातार इन वीडियोस को देखिए और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर तरीके से मेरे साथ करते रहिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।